हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। एक ही क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। जो सेरीकल्चर का पोर्शन है इसको इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलेगा। एमसीक्यू के फॉर्म में इस क्लास को करने वाले हैं आईपीएस एफओ एग्जाम। आईपीएस एफओ का जो प्री है इसके लिए, और साथ ही साथ जो बाकी के अदर एग्रीकल्चर एग्जाम है जहां पर सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन सभी के लिए ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो इस क्लास से बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द साइंटिफिक नेम ऑफ द मलबरी सिल्कवॉर्म, सहतूत रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंथेरिया माइलिटा, बॉम्बेक्स मोरी, सामिया रेसनी, एंथेरिया एस्मेंसिस, फिलोसीमा रेसिनी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मलबरी जो सिल्कवॉर्म है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। पांचों ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप जिसके बारे में जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। जो सही आंसर है उसको भी, और उसके बारे में क्या जानते हैं वो भी पूरा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बाकी के जो स्टूडेंट है उनको हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी तो मैं क्लास में ही आपको बताऊंगा ही। तो यहाँ पे मलबरी सिल्कवॉर्म की बात करेंगे तो इंडिया या फिर विश्व में बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मलबरी सिल्कवॉर्म का ही होता है। टोटल यहाँ पर रेशम कीट की बात करेंगे, सिल्कवॉर्म की बात करेंगे तो अकेले मलबरी जो सिल्कवॉर्म है इससे 70 से 80% जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो मलबरी सिल्कवॉर्म का ही रहता है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बॉम्बेक्स मोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कैसा होता है? तो ये फुली डोमेस्टिकेटेड होता है, फुली डोमेस्टिकेटेड। इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होता है? लेपिडोप्टेरा। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या है? बॉम्बिसिडी। फैमिली की बात करेंगे तो क्या है? बॉम्बिसिडी। ठीक है, ऑर्डर याद रखना है, फैमिली याद रखना है, कंट्रीब्यूशन कितना है? 70 से 80% है, फुली डोमेस्टिकेटेड है, घरेलू है। और यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन है उसको भी देखेंगे। एंथेरिया या माइलिटा की बात करेंगे तो ये किसका है? तो ये टसर का है। टसर जो सिल्कवॉर्म है इसका वैज्ञानिक नाम है। सामिया रेशमी हो गया, फिलोसिमा रेसिनी हो गया, ये दोनों जो है ये किसका है? तो ये इरी का है, इरी सिल्कवॉर्म का नाम है, ठीक है। एंथेरिया एस्मेंसिस की बात करेंगे तो ये किसका है? ये मूगा का है, मूगा सिल्कवॉर्म। तो इतना कुछ है जो आपको पहला स्लाइड से याद रखना है, ठीक है। बाकी के जो साइंटिफिक नेम है उसको भी यहाँ पर रट जाना है, याद कर लेना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ईरी सिल्क इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम। ईरी रेशम मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? बॉम्बेक्स मोरी से, एंथेरिया माइलिटा से, सामिया रेसिनी से, एंथेरिया एस्मेंसिस से, बॉम्बेक्स मैंडरिना से। तो यहाँ पे बॉम्बेक्स मोरी है, इसको हम लोगों ने देखा था, ये किसका है? तो मलबरी का है, मलबरी सिल्कवॉर्म का है, मलबरी सिल्क। एंथेरिया माइलिटा की बात करेंगे तो ये किसका है? टसर का है, टसर सिल्क। टसर सिल्क यहां से प्राप्त होता है। एंथेरिया एस्पेंसिस की बात करेंगे तो ये मूगा। रिपीट करेंगे ताकि आपको एक क्लास में ही याद हो जाए, बाद में आपको फिर से रटने या फिर याद करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर रिपीट करते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बॉम्बेक्स मैंड्रीना की बात करेंगे तो ये बॉम्बेक्स मोरी का ही वाइल्ड वाइल्ड एंसेस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामिया रेसिनी। ईरी सिल्क जो है ये सामिया रेसिनी से प्राप्त होता है। इसका और क्या नाम है? फिलोसीमा, फिलोसामिया, फिलोसामिया रेसिनी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको पीस सिल्क भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? तो अहिंसा सिल्क की बोलते हैं, अहिंसा सिल्क, ठीक है। ये सब इसका नाम है। तो इसका जो सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे, मूगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। मूगा रेशम कीट किस रेशम कीट से प्राप्त होता है? एंथेरिया एस्मेंसिस से, एंथेरिया माइलिटा से, बॉम्बेक्स मोरी, सामिया रेसिनी, बॉम्बेक्स मैंड्रीना। तो मूगा सिल्क की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? तो ये गोल्डन येलो कलर का होता है, गोल्डन येलो, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, ठीक है। ये किस कीट से प्राप्त होता है? तो एंथेरिया एस्मेंसिस से। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको जो है जीआई टैग भी मिला हुआ है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। कहां पे? असम में, ठीक है। इसका होस्ट प्लांट कौन सा है? होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो सोम एंड सोलू,
ये इसका होस्ट प्लांट होता है। और पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे थे, यहां पर देखेंगे एरी का होस्ट प्लांट क्या होता है, एरी सील का होस्ट प्लांट। तो ये क्या होता है, कैस्टर अरंडी, ठीक है, ये इसका होस्ट प्लांट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर होस्ट प्लांट ऑफ टसर सिल्कवॉर्म। टसर रेशम कीट का प्रमुख होस्ट प्लांट कौन सा है, कैस्टर, मलबरी, अर्जुन, वीट, सुगर केन। तो टसर की बात करेंगे तो ये कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको अर्जुन, आसान, साल, इनमें देखने को मिलेगा, ये इसका होस्ट प्लांट होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे द सिल्क फाइबर इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड ऑफ द सिल्क वॉर्म। रेशम का तंतु रेशम कीट की किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, स्लैवरी ग्लैंड, मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंटेनल ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड। तो ये कहां से स्रावित होता है, तो यहाँ पे सिल्क फाइबर की बात करेंगे, रेशम के तंतु की बात करेंगे, तो ये कैटरपिलर के द्वारा, कैटरपिलर जो इसका कैटरपिलर होता है, इसका जो मॉडिफाइड स्लेवरी ग्लैंड होता है, मॉडिफाइड स्लेवरी ग्लैंड होता है, लेबियल ग्लैंड होता है, यहां से इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मॉडिफाइड ग्लैंड्स है ये आपको जोड़े में दिखाई देगा, कैटरपिलर में जोड़े के रूप में दिखाई देगा। और ये जो है हेड का जो स्पिनरेट वाला पार्ट होता है वहां पर तरल के माध्यम से निकलता है, तरल रेशम के तरह से ये निकलता है। और फिर बाहर में जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो यही जो तरल रेशम है वो जम जाता है, और जमकर ये ठोस हो जाता है और फिर रेशम का तंतु या फिर सिल्क फाइबर का निर्माण करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें यहाँ पर मेनली दो तरह का प्रोटीन देखने को मिलता है, दो प्रोटीन देखने को मिलता है। कौन कौन सा, पहला यहाँ पर फाइब्रोइन, दूसरा यहाँ पर सेरिसिन, ठीक है। फाइब्रोइन की बात करेंगे तो ये कितना होता है, तो 75 से 80%, 75 से 80%। और ये कितना होता है, 20 से 25%, ठीक है। फाइब्रोइन की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, तो ये आंतरिक मजबूत स्ट्रॉन्ग संरचनात्मक प्रोटीन होता है, ठीक है। सेरिसिन की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, तो बाहरी बाइंडिंग, बाहरी बाइंडिंग गम, गोंद प्रोटीन, ठीक है। बाहरी बाइंडिंग गम होता है, प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन और सेरिसिन। फाइब्रोइन कितना होता है, 75 से लेके 80%, और सेरिसिन की बात करेंगे तो ये 20 से लेके 25%। फाइब्रोइन कैसा होता है, तो ये आंतरिक मजबूत संरचनात्मक प्रोटीन होता है, और सेरिसिन की बात करेंगे तो ये बाहरी बाइंडिंग गम होता है, गोंद होता है, ठीक है, गोंद प्रोटीन होता है। एंडोसिन ग्लैंड की बात करेंगे तो यहां से किस चीज का सिक्रेशन होता है, तो इसको भी जानेंगे। यहां पर आपको इक्डाइसन और जुवेनाइल, जुवेनाइल हार्मोन, इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करेंगे तो यहां से क्या होता है, यहां से डाइजेशन। एंटीनल ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड की बात करेंगे तो ये उत्सर्जन और तापमान नियंत्रण से जुड़ा होता है, ठीक है। उत्सर्जन और तापमान, उत्सर्जन और तापमान, टेम्परेचर, इन दोनों को याद कर लेंगे। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्लैवरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुन के एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, अपना पेन पेपर लेके बैठिए और अच्छे तरीके से जो मैं बोल रहा हूं कम से कम उसको सुनकर लिखिए। हैंडराइटिंग आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनको पता होगा मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे सिल्क फाइबर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। रेशम का तंतु जो है मुख्यतः किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, सेलुलोज, प्रोटीन, फेब्रोइन एंड सेरिसिन, लिपिड्स एंड फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन। तो मैं इसीलिए एक ही क्वेश्चन में सारी चीजों को समझाते हुए जितना भी पॉइंट बन रहा है उसको डिस्कस करते हुए चल रहे, ताकि जो आने वाला क्वेश्चन है वो आपको इजी लगेगा। सिल्क फाइबर, इसको भी हम लोगों ने देख लिया, प्रोटीन से बना होता है। कौन कौन सा प्रोटीन, तो फिब्रोइन एंड सेरिसिन। फिब्रोइन का मात्रा कितना होता है, तो यहाँ पे 75 से 80%, सेरिसिन का कितना होता है, 20 से 25%। दोनों क्या है, दोनों ही प्रोटीन है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। फिब्रोइन को जो है वो स्ट्रक्चरल कोर प्रोटीन बोला जाता है,
और सेरेसिन की बात करेंगे तो ये गम होता है, गम प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द गम लाइक प्रोटीन सराउंडेड सिल्क फाइबर इज, रेशम के तंतु को ढकने वाला जो गम लाइक प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? तो इसको हम लोगों ने देख लिया, ये सेरेसिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द लार्वल स्टेज ऑफ सिल्कवॉर्म इज कॉमनली कॉल्ड, रेशम कीट की लार्वा अवस्था को सामान्यतः क्या कहा जाता है? कैटरपिलर, मैगोट, ग्रब, निम्फ, व्रिगलर। क्या कहा जाता है? कमेंट करके आंसर दीजिए। क्लास को एकदम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, सारा पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप बस लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आएगा और यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो लार्वल स्टेज होता है उसको कैटरपिलर बोला जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिल्कवॉर्म लार्वा को कैटरपिलर बोला जाता है। और फ्लाई लार्वा, यहाँ पे मिज फ्लाई को मैगोट बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फ्लाई लार्वा, मिज फ्लाई, इसको मैगोट बोला जाता है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर ग्रैब किसको बोला जाता है? तो बीटल्स के लार्वा को। डिगलर किसको बोला जाता है? तो ये मॉस्किटो के लार्वा को, मॉस्किटो के लार्वा को। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म कंसिस्ट ऑफ, रेशम कीट का जो जीवन चक्र है किस प्रकार का होता है? 2 स्टेजेस, एग एंड एडल्ट, 3 स्टेजेस, एग, नीम्फ, एडल्ट, 4 स्टेजेस, पहले एग फिर लार्वा फिर प्यूपा एंड एडल्ट, 5 स्टेजेस, एग, कैटरपिलर, प्यूपा, क्राइसेल्सिस, एडल्ट, डायरेक्ट हैचिंग विदाउट मेटामॉर्फिसिस। तो यहाँ पे जो सिल्कवॉर्म है इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, क्या क्या स्टेज इसमें देखने को मिलता है? तो सिल्कवॉर्म की बात करेंगे तो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फिसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फिसिस। ठीक है। इसको और किस नाम से बोलते हैं? तो होलो मेटाबोलस। क्या? होलो मेटाबोलस। कंप्लीट मेटामॉर्फिसिस जिसमें होता है उसको होलो मेटाबोलस भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या स्टेजेस देखने को मिलता है? तो यहाँ पर आपको पहले एग, फिर ये लार्वा में चेंज होगा, फिर प्यूपा में, देन एडल्ट, 4 स्टेजेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करेंगे तो जो एग स्टेज है ये कितना दिन का होता है? तो 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन ये स्टार्टिंग पीरियड होता है। ठीक है। लार्वा की बात करेंगे तो ये कितना दिन का होता है? 25 से 30। प्यूपा की बात करेंगे तो ये 10 से 12। एडल्ट की बात करेंगे तो ये 3 से 5। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज, रेशम कीट कोकून किस अवस्था में बनता है? एग, लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज, एडल्ट स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यहाँ पे कोकून का फॉर्मेशन जो है वो रेशम कीट में किस स्टेज में होता है? तो ये लार्वल स्टेज में होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। लार्वल स्टेज में यहाँ पर कोकून का फॉर्मेशन होता है जब ये फुली ग्रो हो जाता है, फुली ग्रोन मेच्योर फिफ्थ इंस्टार लार्वा, इस स्टेज में यहाँ पर कोकून का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगस, रेशम कीट का कौन सा रोग जो है वो फंगस द्वारा होता है? पेब्रिन, फ्लेकेरिया, ग्रेसेरिया, मुस्कार्डिन, कोटनॉन। तो यहाँ पर सिल्कवॉर्म का डिजीज दिया हुआ है, 5 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि फंगस के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मस्कार्डिन जो है ये फंगस के द्वारा होता है, फंगस रोग है। ठीक है। और ये किस कवक किस फंगस के द्वारा होता है? फंगस का नाम क्या है यहाँ पर? तो ये भी आपको जानना है। बेवेरिया बसियाना। क्या होता है? बेवेरिया बसियाना। और इसको जो है व्हाइट मस्कार्डिन भी बोलते हैं, व्हाइट मस्कार्डिन। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे।
और इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन है इसकी भी बात करेंगे तो यहाँ पे पेब्राइन जो है, पेब्राइन किसके द्वारा होता है, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ये क्या नाम है प्रोटोजोआ का, तो नोसेमा, नोसेमा बोम्बाइसिस, बोम्बाइसिस इससे होता है, ठीक है, क्या, पेब्राइन। फ्लेकेरिया की बात करेंगे तो ये किससे होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया, यहाँ पे नाम याद रखेंगे, बैसिलस, बैसिलस थ्रुनजुनेसिस, ठीक है, बीटी के द्वारा। ग्रेसेरिया की बात करेंगे तो ये किससे होता है, तो ये वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा था। कौन सा वायरस, तो इसका नाम याद रखेंगे यहाँ पे एनपीवी, एनपीवी, न्यूक्लियर पॉली हेड्रोसिस वायरस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको नाम कब से हम सुनेंगे, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे। एनपीवी कहने का मतलब हो गया न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ठीक है। कोट नो की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये ग्रेप वाइन में देखने को मिलता है, ग्रेप वाइन में, ये सेरिकल्चर का नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मस्करडीन। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लेकेरिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ, फ्लेकेरिया मुख्यतः किससे संबंधित है, फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन सिल्कवॉर्म, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन इन बीज, वायरल इन्फेक्शन इन पोल्ट्री, एल्गल ग्रोथ ऑन लीव्स। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा फ्लेकेरियल की बात करेंगे तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन सिल्कवॉर्म। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो बीटी बेसिलस थ्रुनजेनेसिस। नेक्स्ट यहाँ पे विच डिजीज इज कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट ट्रांसवोरियल डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म, रेशम कीट का कौन सा रोग जो है वो ट्रांसवोरियल ट्रांसमिशन के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेसेरिया, मस्कार्डिन, फ्लेकेरिया, पेब्रिन, कोटन्यू। तो ये जो फेमस डिजीज है वो है पेब्राइन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। रेशम कीट में सबसे घातक और खतरनाक बीमारी की बात करेंगे, खतरनाक बीमारी, सबसे खतरनाक रेशम कीट में बात करेंगे तो, ठीक है, वो कौन है, पेब्राइन है। किसके द्वारा होता है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा। क्या नाम है इसका, नोसेमा बोम्बाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच कंट्री इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान, ब्राजील, जापान। तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पूछा है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे और कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिए और फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखिए। तो फर्स्ट बात करेंगे तो फर्स्ट कौन है, वो चाइना, ये फर्स्ट है। इंडिया क्या है, सेकंड। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में कौन कौन सा यहाँ पे सिल्कवॉर्म देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हो गया मलबेरी, मलबेरी, दूसरा क्या है, ईरी, तीसरा मूगा, चौथा टसर, ठीक है। ये सारा जो सिल्कवॉर्म है इसका कल्टीवेशन होता है। उज्बेकिस्तान की बात करेंगे तो ये तीसरे स्थान पे आता है, थर्ड। और यहाँ पर अगर लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें, स्टेट, तो वो कौन सा है, कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग विच कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल सिल्क्स, भारत को किस व्यवसायिक रेशम संयोजन का उत्पादन का अनूठा गौरव प्राप्त है, ओनली मलबरी एंड टसर, मलबरी टसर एरी मूंगा, ओनली एरी एंड मूंगा, मलबरी एरी ओनली, टसर एंड मूंगा ओनली। तो अभी हम लोगों ने देखा इंडिया एक ऐसा कंट्री जहां पर चारों सिल्कवॉर्म यहाँ पर कल्टीवेशन होता है, ठीक है। कौन सा, मलबरी, टसर, एरी, मूंगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जिसमें से 70 से जो 75% है, क्या देखा था, 75 से 80% वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ शहतूत का, मलबरी का, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा जो सिल्क है वो कहाँ कहाँ पे फेमस है, किस किस स्टेट में। मलबरी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में, कर्नाटका में फेमस है। टसर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर फेमस है, ये झारखंड में। ठीक है, एरी की बात करेंगे तो ये कहाँ पे, ये असम में, और मुगा भी असम में। ठीक है, ये यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉन एज द गोल्डन सिल्क ऑफ इंडिया। भारत का गोल्डन सिल्क, सुनहरा रेशम किसे कहा जाता है। मलबरी सिल्क, सहतूत रेशम, एरी सिल्क, एरी रेशम, टसर सिल्क, मुगा सिल्क, ओक सिल्क। तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो मुगा सिल्क है, ऑप्शन नंबर जो डी है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको गोल्डन सिल्क भी कहा जाता है, गोल्डन सिल्क ऑफ इंडिया। इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि समय के साथ और बार बार वॉशिंग करने से, धोने के बाद भी इसकी जो चमक है वो फीकी नहीं पड़ती है और ज्यादा चमकती है। ठीक है, इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है, मैंने बताया। कहाँ पे, असम में। टसर की कलर की बात करेंगे, ये भी पूछा जाता है, तो इसका कलर कैसा होता है, तो इसका यहाँ पर कॉपरिस देखने को मिलता है, तांबे के जैसा कॉपरिस और ब्राउन। और यहाँ पे जो मलबरी है, इसको यहाँ पर क्वीन ऑफ टेक्सटाइल भी बोला जाता है। क्या, क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, ये सब खासियत है, इन सबको याद कर लेंगे, एक अच्छी जगह पे लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, विच सिल्क इज जनरली कंसीडर्ड एज अ वाइल्ड सिल्क, वनिया सिल्क। सामान्यतः किस रेशम को जंगली रेशम, वाइल्ड सिल्क, वानिया सिल्क माना जाता है। मलबरी, कॉटन सिल्क, आर्ट सिल्क, रेयन सिल्क, टसर सिल्क। तो वाइल्ड सिल्क की बात करेंगे या फिर वानिया सिल्क की बात करेंगे, तो ये जो टसर सिल्क है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। वानिया सिल्क का क्या मतलब होता है, तो जितने भी यहाँ पे नॉन मलबरी है, नॉन मलबरी सिल्क जो भी है, इनको वानिया सिल्क बोला जाता है। इसमें आपका टसर भी आ जाएगा, ईरी भी आ जाएगा, या फिर मूगा भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, विच सिल्क वॉर्म इज जनरली रिगार्डेड एज डोमेस्टिकेटेड। किस रेशम कीट को सामान्यतः घरेलू पालतू डोमेस्टिकेटेड माना जाता है। टसर सिल्क वॉर्म, मूगा सिल्क वॉर्म, ओक टसर सिल्क वॉर्म, मलबरी सिल्क वॉर्म, वाइल्ड एरी सिल्क वॉर्म। तो डोमेस्टिकेटेड की बात करेंगे तो ये आपका होता है मलबरी, बॉम्बेक्स मोरी जो होता है ये डोमेस्टिकेटेड होता है, जो मैंने आपको बता चुका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे बाकी के जो ऑप्शन है, टसर सिल्क वॉर्म की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, तो ये वाइल्ड, प्राकृतिक में। ठीक है, वाइल्ड। मूंगा की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, तो ये सेमी वाइल्ड होता है, आउटडोर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, विच प्लांट इज एन इंपॉर्टेंट होस्ट फॉर मूंगा सिल्क वॉर्म। मूंगा रेशम कीट, मूंगा सिल्क वॉर्म का प्रमुख पोषक पौधा जो है, होस्ट प्लांट, वो कौन सा है। मलबेरी, मोरस अल्बा, कैस्टर, रिसिनस कोमिन्स, अर्जुन, टर्मिनेरिया अर्जुना, सोम, पर्सिया, बोम्बाइसिना, सोलू। ओक की बात करेंगे तो क्विरकस स्पीसीज। तो मूगा सिल्कवॉर्म की बात करेंगे तो इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो होता है सोम या फिर सोलू। इसका क्या साइंटिफिक नेम है, तो पर्सिया बोम्बाइसिना। ठीक है, और इसके अलावा बाकी के ऑप्शन है उसको डिस्कस करेंगे। मलबेरी की बात करेंगे तो ये मोरस अल्बा होता है इसका साइंटिफिक नेम। ये किसका है, तो ये मलबेरी का है। ठीक है, कैस्टर की बात करेंगे तो रिसिनस कॉम्युनिस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इस पे यहाँ पर कौन सा सिल्कवॉर्म देखने को मिलता है, इरी सिल्क, इरी सिल्क। ठीक है, इसका होस्ट प्लांट है कैस्टर। और अर्जुना किसका है, तो ये आपको देखने को मिलेगा टसर का, टसर सिल्क का। अर्जुना के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन और आएगा, अर्जुना की बात करेंगे तो उसके अलावा यहाँ पे आसान आएगा, साल आएगा, ये सब। ठीक है, ये सब होस्ट प्लांट है टसर सिल्क का। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट होस्ट प्लांट फॉर एरी सिल्कवॉर्म बिसाइड्स कैस्टर। कैस्टर के अलावा एरी रेशम कीट जो है का दूसरा प्रमुख पोषक पोषक पौधा, होस्ट प्लांट कौन सा है। केसेरू, टोपियाका, कसावा, ओक, सोम, असान, मलबेरी। तो यहां पर अभी हम लोगों ने देखा था इरी का, तो इरी का क्या देखा था, कैस्टर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, कैस्टर के अलावा दूसरा। तो कैस्टर के अलावा दूसरा यहाँ पे बात करेंगे तो केसेरू, टपियोका,
ठीक है, इसको कसावा भी बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्पीसीज इज कॉमनली यूज्ड एज अ होस्ट प्लांट फॉर ट्रॉपिकल टसर सिल्कवॉर्म। ट्रॉपिकल टसर रेशम कीट के प्रमुख पोषक पौधे जो होस्ट प्लांट है के रूप में किस प्रजाति का उपयोग किया जाता है? मोरस अल्बा, टर्मिनेलिया अर्जुना, रिसिनस कॉम्युनिस, पर्सिया बोम्बाइसिना, क्वेरकस सेरेटा। तो ट्रॉपिकल टसर की बात करेंगे या फिर टसर की बात करेंगे तो यहाँ पे टर्मिनेलिया अर्जुना जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे विच फैक्टर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हाई क्वालिटी मलबरी लीव्स फॉर सिल्क वॉर्म रेयरिंग। रेशम कीट पालन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शहतूत की पत्तियों को बनाए रखने के लिए कौन सा कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? हाई लीफ मॉइस्चर कंटेंट, हाई क्रूड फाइबर कंटेंट, ओवर मेच्योर एंड ड्राई लीव्स, लो नाइट्रोजन कंटेंट, कंटिन्यूअस सनलाइट एक्सपोजर आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद लगातार धूप में रखना। तो रेशम कीट पालन में यहाँ पर हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता रखना है। अगर शहतूत की पत्तियों को बनाए रखना है तो यहाँ पर आपको पत्तियों का जो मॉइस्चर है, नमी आर्द्रता जो है उसको मेंटेन करना होता है, हाई रखना होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना होता है आइडियल मॉइस्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना परसेंट चाहिए होता है? तो 70 से 75% मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, आइडियल लीफ प्रोटीन कंटेंट की बात करेंगे तो कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडियल लीफ प्रोटीन तो ये कितना होना चाहिए? तो 20 से 25%। ठीक है, प्रोटीन। नेक्स्ट यहाँ पे मलबेरी इज मेनली प्रोपगेटेड कमर्शियली थ्रू। व्यवसायिक रूप से शहतूत का जो प्रवर्धन है, प्रोपगेशन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा किया जाता है? सीड्स, स्टेम कटिंग, तने की कलम कटिंग द्वारा, टिश्यू कल्चर ओनली, केवल उत्तक संवर्धन द्वारा, लेयरिंग, लेयरिंग द्वारा, लीफ कटिंग्स, पत्ती की कलम द्वारा। तो जो मलबेरी है इसका यहाँ पे प्रोपगेशन कैसे होता है? तो मलबेरी में बात करेंगे तो प्रोपगेशन जो है वो स्टेम कटिंग के द्वारा होता है। ठीक है, स्टेम कटिंग। पेरेंट जो सूट है वो कितना मंथ का होना चाहिए? पेरेंट यहाँ पर एज ऑफ पेरेंट सूट की बात करेंगे तो ये कितना एज का होना चाहिए? तो 6 से 8 मंथ ओल्ड। ठीक है, 6 से 8 महीने का होना चाहिए जो पेरेंट सूट जहां से हम लोग कट करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ कटिंग की बात करेंगे तो ये कितना होना चाहिए? लेंथ ऑफ कटिंग 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस कितना होना चाहिए? डायमीटर, थिकनेस, डायमीटर इस सूट का कितना होना चाहिए? 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर पेंसिल थिकनेस। ठीक है, नंबर ऑफ बर्ड्स कितना होना चाहिए ये भी पूछा जाता है। पूछा नहीं जाता लेकिन आप याद रख लें, नंबर ऑफ बर्ड्स कितना होना चाहिए इसमें? तो 3 से 4 एक्टिव बर्ड। इतना कुछ जानना आपको, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इन सब चीजों को बस एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे विच न्यूट्रिएंट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर वाइग्रस वेजिटेटिव ग्रोथ एंड लीफ प्रोडक्शन इन मलबेरी। शहतूत में तीव्र वनस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ और पत्तियों के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो वैगरस यहाँ पे लीफ ग्रोथ या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन चाहिए होता है। और फॉस्फोरस की बात करेंगे तो ये क्यों चाहिए होता है? तो रूट की ग्रोथ के लिए, रूट डेवलपमेंट एनर्जी, इसके लिए क्या चाहिए होता है? फॉस्फोरस। ठीक है, पोटेशियम की बात करेंगे तो ये क्यों चाहिए होता है? तो डिजीज रेजिस्टेंट के लिए, डिजीज रेसिस्टेंस एंड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे द नंबर ऑफ मोल्ड्स नॉर्मली अंडरगोन बाय बॉम्बेक्स मोरी लार्वाइज। बॉम्बेक्स मोरी जो शहतूती
रेशम कीट का लार्वा जो है अपने जीवन काल में सामान्यतः कितनी बार निर्मोचन मॉल्टिंग त्वचा बदलना करता है? मॉल्टिंग कितना बार होता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितना बार होता है इसमें मॉल्टिंग? किसमें? बोम्बैक्स मोरी में, इसके लार्वा में। तो बॉम्बैक्स मोरी की बात करेंगे तो यहां पर 25 से 30 दिन में 25 से 30 दिन में कितना बार मॉल्टिंग करता है? तो 4 बार यहां पर मॉल्ट करता है। ठीक है, 4 बार करता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे द सिल्क ग्लैंड इन बॉम्बैक्स मोरी इज मेनली लोकेटेड इन द बॉम्बैक्स मोरी जो सहतूती रेशम कीट में रेशम ग्रंथियां जो है सिल्क ग्लैंड्स मुख्य रूप से कहाँ स्थित होता है? हेड केविटी, सिर की गुहा में, थोरेसिक कैविटी ओनली, केवल वक्ष गुहा में, वेंट्रल टू द एलिमेंट्री कैनाल इन द बॉडी कैविटी, आहार नाल के नीचे शरीर की गुहा बॉडी कैविटी में, डोर्सल टू द हार्ट, हृदय के ऊपरी भाग में, हिंडगट रीजन ओनली, केवल पार्श्व आंत्र क्षेत्र में। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेंट्रल टू द एलिमेंट्री कैनाल इन द बॉडी कैविटी जो है आहार नाल के नीचे शरीर की गुहा जो बॉडी कैविटी में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है मेनली 3 डिवीजन देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है? तो पीएसजी होता है, पीएसजी, एमएसजी और एएसजी होता है। क्या क्या फुल फॉर्म है? पीएसजी की बात करेंगे तो पोस्टेरियर सिल्क ग्लैंड, एमएसजी की बात करेंगे तो मिडिल सिल्क ग्लैंड, और एएसजी की बात करेंगे तो ये एंटीरियर सिल्क ग्लैंड। पीएसजी से यहां पर क्या निकलता है? तो यहां पर फिब्रोइन प्रोटीन, फिब्रोइन जो प्रोटीन है इसका यहाँ पे सिंथेसिस होता है। एमएसजी की बात करेंगे तो यहां से आपको सेरिसिन का सीक्रेशन देखने को मिलेगा, सेरिसिन प्रोटीन का, गम का। नेक्स्ट यहाँ पे द सिल्क फिलामेंट इज एक्सट्रॉडेड थ्रू द, रेशम का जो धागा है फिलामेंट किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? मैंडिबल के द्वारा, मैक्सिला के द्वारा, स्पिनरेट के द्वारा, लेब्रम के द्वारा, एंटीना के द्वारा। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिनरेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे द रेयरिंग ऑफ यंग सिल्क वॉर्म लार्वा इज जनरली कॉल्ड, छोटे शुरुआती अवस्था के रेशम कीट लार्वा का पालन सामान्यतः क्या कहलाता है? लेट एज रियरिंग, मॉन्टेज रियरिंग, चौकी रियरिंग, ग्रीनेज ऑपरेशन, रील रेयरिंग। तो रेयरिंग ऑफ यंग सिल्कवॉर्म लार्वा की बात करेंगे तो ये आपका चौकी रेयरिंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन कौन सा स्टार आता है? तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टार। ठीक है, आइडियल टेम्परेचर क्या होता है इनके लिए? टेम्परेचर की बात करेंगे तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ह्यूमिडिटी कितना चाहिए होता है? आरएच, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो ये कितना चाहिए होता है? तो 80 से 90%। और यहाँ पे लीफ कैसा रिक्वायरमेंट होता है? लीफ रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो पत्तियां, लीफ रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे टेंडर, जूसी, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सुटेबल सपोर्ट टू मेच्योर लार्वा फॉर कोकून फॉर्मेशन इज कॉल्ड, कोकून निर्माण के लिए यहाँ पे परिपक्व लार्वा को उपयुक्त सहारा ढांचा प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रियरिंग, स्टिपलिंग, माउंटिंग, रीलिंग, डीफॉलिसिंग। तो यहाँ पे रेयरिंग का मतलब क्या होता है? तो अंडे से लेकर लार्वा के बड़े होने तक उनको खिलाना पिलाना देखभाल करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो रेयरिंग कहलाता है। ठीक है, स्टिफलिंग की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो किलिंग प्यूपा इनसाइड कोकून, किलिंग प्यूपा इनसाइड कोकून, ये क्या कहलाता है? तो ये स्टिफलिंग कहलाता है। ठीक है, कोकून के अंदर प्यूपा को मारने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टिफलिंग कहलाता है। मॉन्टिंग की बात करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सुटेबल सपोर्ट टू मेच्योर लार्वा फॉर कोकून फॉर्मेशन, ये मॉन्टिंग कहलाता है। ठीक है, रीलिंग की बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है? अनविंडिंग सिल्क थ्रेड, अनविंडिंग सिल्क थ्रेड। कहने का मतलब है कि कोकून को गर्म पानी में उबालकर उसमें से रेशम का धागा खींचना या फिर उसको लपेटना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। ठीक है, डिफॉल्सिंग की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो कोकून की जो बाहर ढीला और जो असमान रेशा होता है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डिफ्लोसिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच अ सिल्क वॉर्म लार्वा
हैंग्स ड्यूरिंग कोकून फॉर्मेशन इज कॉमनली कॉल्ड। कोकून निर्माण के दौरान रेशम कीट लार्वा जिस ढांचे पर लटकता है, सहारा लेता है, उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? रेयरिंग ट्रे, मॉन्टेज, नेट, फीडिंग स्टैंड, कोकून फ्रेम। तो ये जो है मॉन्टेज कहलाता है। ठीक है, मॉन्टेज इसका सही आंसर हो जाएगा। रेयरिंग ट्रे क्या होता है? तो इसका जो उपयोग है लार्वा को पालने और पत्तियां खिलाने के लिए किया जाता है। ठीक है। फीडिंग स्टैंड क्या होता है? तो रेयरिंग जो ट्रे अभी हम लोगों ने देखा, इसके ऊपर एक रखने वाला स्टैंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे द मेन पर्पस ऑफ स्टिफलिंग कोकून्स बिफोर रीलिंग इज टू। रीलिंग रेशम धागा निकालने से पहले कोकून की स्टिफलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्टिफलिंग को हम लोगों ने देखा था, इसका क्या मतलब होता है? तो किल द प्यूपा इनसाइड द कोकून। कोकून के अंदर ही यहाँ पर प्यूपा को जो है वो मार देना, ये स्टिफलिंग कहलाता है। ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर इसको जिंदा छोड़ दिया जाए तो 10 से 12 दिन में यह एडल्ट बन जाता है, तितली बन जाता है, मौत, और फिर ये कोकून को काटकर बाहर निकल जाता है और कोकून को खराब कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किल द प्यूपा इनसाइड विदाउट डैमेजिंग द कोकून सेल। कोकून को आवरण को नुकसान पहुंचाए बिना अंदर की प्यूपा को मार देना। और क्यों मारा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे द टर्म रिलायबिलिटी ऑफ अ कोकून रेफर्स मेनली टू। कोकून की जो रिलेबिलिटी, रील होने की क्षमता का मुख्य रूप से क्या अर्थ है? टोटल वेट ऑफ द रॉ सिल्क ऑब्टेन, प्राप्त कच्चे रेशम की कुल वजन, एज विथ विच द सिल्क फिलामेंट्स अनवाइंड्स फ्रॉम द कोकून विदाउट ब्रेकिंग। बिना टूटे कोकून से रेशम फिलामेंट के आसानी से खुलने की क्षमता, परसेंटेज ऑफ सेरिन गम कंटेंट इन सिल्क, रेशम में सेरिसिन गोंद की प्रतिशत मात्रा, लेंथ ऑफ द प्यूपा इनसाइड द कोकून, कोकून के अंदर प्यूपा की लंबाई, थिकनेस ऑफ द आउटर फ्लोस लेयर, बाहरी फ्लोस परत की मोटाई। तो यहाँ पे क्या मतलब होता है रिलायबिलिटी का? तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोकून पकने, कुकिंग के बाद जो रीलिंग की प्रक्रिया के दौरान रेशम का जो धागा होता है बिना बार बार टूटे, बिना ब्रेकेज के कितना आसानी से ये खुलता है, ये रिलायबिलिटी कहलाता है। ठीक है। इसमें अगर रिलायबिलिटी 80 से 85% या फिर उससे अधिक देखने को मिलता है तो धागा बार बार नहीं टूटेगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रीडेटर ऑफ सिल्क वॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम कीट का एक प्रमुख शिकारी परभक्षी प्रीडेटर है? उजी फ्लाई, ट्राइकोगर्मा वास्प, प्रेइंग मैंटिस, एंड्स, वास्प, बर्ड्स, हनी बीस। प्रीडेटर कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पे जो ओजी फ्लाई है ये तो पैरासाइट है। प्रीडेटर की बात करेंगे तो ये एंड्स और वास्प और बर्ड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ट्राइकोगर्मा क्या है? ये एक पैरासिटोइड है, एक पैरासिटोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली नॉन एज अ पैरासिटोइड ऑफ सिल्क वॉर्म। तो ये कौन है पैरासिटोइड? पैरासाइट की बात करेंगे तो ये अभी हम लोगों ने देखा था। पैरासाइट की बात करेंगे तो उजी फ्लाई। ठीक है। एक पैरासिटोइड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है जो कि ट्राइकोगर्मा होता। यहाँ पर पैरासाइट पूछा है जो कि उजी फ्लाई है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। केंद्रीय रेशम बोर्ड जो है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना संसद के किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1947, 1948, 1952, 1956, 1961। तो यहाँ पे सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करेंगे तो ये इसका जो एक्ट है ये कब पास हुआ था? तो 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका सेंट्रल सिल्क बोर्ड का? तो ये बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। ठीक है। और यहाँ पर क्या जानना आपको, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट यहाँ पे CSRTI मैसूरू वाज एस्टैब्लिश्ड। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान CSRTI मैसूर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1948, 1952, 1961, 1975, 1983। तो इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 1961 में कहां पे हुआ था? तो ये चेनापटना में।
चेनापट्टनम हुआ था, ठीक है। फिर इसको ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया कहाँ पे, 1963 में। कहां पर किया गया, मैसूर में। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ई है 1983, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम क्या हुआ था, तो CSTRI की स्थापना हुई थी। क्या नाम है इसका, तो सेंट्रल सिल्कवॉर्म टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सिल्क समाग्रा इज एसोसिएटेड विथ, सिल्क समाग्रा योजना का संबंध किससे है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सेरीकल्चर सिल्क इंडस्ट्री, वूल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कॉटन यार्न एक्सपोर्ट स्कीम, जूट कल्टीवेशन प्रमोशन, लेदर इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पे सिल्क समाग्रा के बारे में जानेंगे। ये स्कीम है, ठीक है, ये स्कीम है सिल्क समाग्रा इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जानना है क्या है, इंप्लीमेंट किसके द्वारा हुआ था, इंप्लीमेंट तो ये हुआ था आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच इंडियन स्टेट इज ट्रेडिशनली द लीडिंग स्टेट इन मलबरी सेरिकल्चर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य शहतूत रेशम उत्पादन मलबरी सेरिकल्चर में परंपरागत रूप से अग्रणी राज्य पर है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर मैंने वीडियो में दिया था, तो आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फिर से, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो इसका आंसर मैंने पहले दे चुका, तो इसको कमेंट करके आंसर देंगे। तो ये था सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको मिस नहीं करना, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का 100 MCQ इस चैनल में अपलोड है, वीट साइंस का यहाँ पर 100 क्वेश्चन अपलोड है, और आज मैंने यहाँ पर फार्म पावर एंड मशीनरी का भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया है, तो उसको भी यहाँ पर हमारे चैनल में विजिट करके देख लेंगे। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल में अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले का जो फार्म पावर और एंटोमोलॉजी है वो थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ी होने के कारण अपलोड नहीं किया गया है, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एक बार फिर से थैंक यू।